साल 1985 में जब रोबोटिक्स नाम की नई टेक्नोलॉजी आई थी, तब दुनिया भर में सिर्फ 25,000 रोबोट हुआ करते थे। और उसके करीब 30 साल बाद और आज से करीब 9 साल पहले यानी कि साल 2015 में दुनिया में करीब 17 लाख रोबोट्स हुआ करते थे। और आज 2024 में हमारी दुनिया में करीब 4 मिलियन से ज्यादा रोबोट्स है। लेकिन अगर रोबोट्स की जनजाति इतनी बढ़ रही है तो हमारे रोज बरोज के जीवन में हमें रोबोट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे? तो इसका कारण ये है दोस्तों कि आज हमारी दुनिया में सबसे ज्यादा रोबोट्स जो है वो सभी इंडस्ट्रियल रोबोट्स है। ऐसे रोबोट्स दुनिया भर की इंडस्ट्रीज में वेल्डिंग का काम, नट बोल्ट फिटिंग्स का काम, किसी चीज को आकार देने का काम या पेंटिंग का काम या कटिंग के काम किया करते हैं। और ऐसे कार्यों में हार्ड मास से बने हम इंसानों से ये रोबोट्स ज्यादा कारगर साबित होते हैं। ऐसे कामों में इंसानों की कंपैरिजन में रोबोट की कार्य क्षमता अनेक गुना ज्यादा है, क्योंकि वो एक भी मिनट थके बिना दिन रात 24 घंटे काम कर सकते हैं। बीमारी, हॉलिडे, छुट्टी, हड़ताल, ऐसी सब चीजों से रोबोट्स का कोई लेना देना नहीं है। और इसीलिए इंडस्ट्री में ऐसे रोबोट्स उत्पादन में इंसानों से ज्यादा बढ़ोतरी कर सकते हैं, और वो भी कम खर्च में। हालांकि इंडस्ट्रीज में मिलने वाले रोबोट्स आपको इंसानी शरीर के माफक नहीं, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट की तरह या मशीनरीज के आकार में दिखेंगे। और आज ऐसे रोबोट्स इंडस्ट्रीज के अलावा डिफेंस, स्पेस साइंस और मेडिकल साइंस में भी उपयोगित होते हैं। इन सभी फील्ड में इन रोबोट्स ने अपनी टांग घुसेड़ दी है। और इनके अलावा ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनमें ये धीरे धीरे अपनी टांगे घुसेड़ रहे हैं। और ऐसा ही एक क्षेत्र है डोमेस्टिक हेल्पर्स का, जिसे घरेलू रोबोट्स भी कहते हैं। ऐसे डोमेस्टिक हेल्पर्स या घरेलू रोबोट्स हमें साफ सफाई में, कपड़े धोने में, बर्तन मांजने में या खाना बनाने में हेल्प करते हैं। हालांकि आज वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर्स या फ्लोरिंग वाले जो रोबोट्स होते हैं ये ऑलरेडी ऐसे कामों में कामयाब है और हमें आज हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारी बात यहाँ पर है सिर्फ एक रोबोट की, जो एक रोबोट सभी घरेलू काम कर सके और अपने मालिक को सभी कार्यों में से फुर्सत दे सके। और ऐसे घरेलू रोबोट्स की दुनिया में बहुत बड़ी मांग है। और इसीलिए दुनिया के निष्णात घरेलू रोबोट्स या ये डोमेस्टिक हेल्पर्स को बनाने के लिए सालों से प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों आपको शायद इस बात पे यकीन ना हो, लेकिन आज से करीब 54 साल पहले यानी कि साल 1980 में अमेरिका की एक मशहूर रोबोटिक कंपनी हिटकिट ने इन कारखाने या इंडस्ट्रियल रोबोट्स को घरेलू काम करने के लिए लगाया था। मतलब कि उस जमाने में इस अमेरिकी कंपनी ने इंडस्ट्रियल रोबोट्स के डिजाइन में फेर बदलाव करके हीरो 2000 नाम का एक रोबोट बनाया था, जो सबसे पहला घरेलू काम करने वाला डोमेस्टिक रोबोट था। लेकिन आकार में वो इंसानों जैसा बिल्कुल भी नहीं था। साल 1980 में इस कंपनी ने ऐसे रोबोट्स को अमेरिका के बाजारों में बेचने के लिए भी रखा था। करीब 54 साल पहले उस युग में रोबोटिक का क्षेत्र आज की तरह परिपक्व नहीं था। फिर भी उस समय की तत्कालीन टेक्नोलॉजी को ध्यान में ले तो हीरो 2000 नाम का ये रोबोट उस समय अत्याधुनिक हुआ करता था और उसकी कीमत करीब $4,500 थी। और इतनी कीमत चुकाने के बाद और हीरो 2000 नाम के रोबोट को घर में लाने के बाद उस रोबोट का मालिक उस एक रोबोट से विविध जीवन जरूरी काम करवा सकता था। और इसके लिए इस रोबोट के मालिक को हीरो 2000 को अपने घर का परिचय करवाना पड़ता था, जिससे ये रोबोट उस घर के कोनों कोनों में जाकर उस घर का पूरा मैप अपनी सर्किट या यूं कहे कि अपने दिमाग में बना लेता था। और इस घर के संपूर्ण नक्शे को अपनी मेमोरी में फिट करने के बाद ये रोबोट घर के ढांचे को, रेफ्रिजरेटर को, डाइनिंग टेबल को या विविध कमरों को ठीक से याद कर लेता था, ताकि वो जब अपना काम करने के लिए जाए तो इनसे टकरा ना जाए और बिना कोई रुकावट यहाँ वहां घूमकर वो अपना काम कर सके। सिर्फ समस्या थी सीढ़ियों को चढ़ने की। ये रोबोट सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता था क्योंकि उसके नीचे टायर लगे हुए थे। अब इस रोबोट से उसके मालिक को क्या काम लेना है और कब लेना है, बस इसके कमांड इसे दे दिए जाए और ये रोबोट उस कार्य को उस समय पर बखूबी निभा लेता था। जैसे कि रोबोट हीरो 2000 का मालिक उसे अगर कहे कि मुझे कल 6 बजे उठा देना है, तो वो शार्प 6 बजे मालिक के कमरे में जाकर एक सीटी वाला मॉर्निंग अलार्म बजा देता था और मालिक को गुड मॉर्निंग कह के जगा देता था।
इसके अलावा ये रोबोट घर में यहाँ वहाँ बिखरी हुई चीजों को उनकी स्पेसिफिक जगह पर आसानी से रख देता था। घर के मालिक जब घर पर मौजूद ना हो तो टेलीफोन रिसीव कर लेता था, संदेश पा लेता था, वैक्यूम क्लीनर की तरह पूरे घर की साफ सफाई कर देता था, ट्रे साफ कर लेता था, या कोई मेहमान अगर आया हो तो उनके लिए नाश्ता पानी भी लाता था और चाय कॉफी भी बना लेता था। ये घरेलू कार्य यूं तो आपको मामूली लग सकते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे कार्यों को रोबोट से कराने से घर के लोगों का फिजूल का टाइम बच जाता था और उनका यहाँ वहाँ आना जाना भी बच जाता था। दूसरी ओर घर के कई सदस्यों के कार्य वारंवार करने से भी ये रोबोट थकने वाला तो था नहीं। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ उसका एकमात्र खोराक था और उसका बंदोबस्त भी वो रोबोट खुद ब खुद कर लेता था। मतलब कि जब भी बैटरी डाउन होती ये रोबोट खुद ब खुद अपने नजदीकी किसी सॉकेट के पास जाकर खुद को चार्ज कर लेता था और चार्जिंग के दरमियान अगर घर का कोई सदस्य उसे काम दिखाए तो वो जवाब दे देता था कि मैं अभी थका हुआ हूँ, पहले मुझे खुद को चार्ज कर लेने दे। और ऐसे कुछ हास्यास्पद वाक्य हीरो 2000 नाम का ये रोबोट विषाणु सिंथेसाइजर की मदद से अवार नवार बोलता रहता था। और इस रोबोट को अमेरिका के मार्केट में ठीक ठाक सफलता मिली उसके बाद अमेरिका की एक दूसरी कंपनी ने ओमनीबॉट 2000 नाम का एक और रोबोट बनाया जो हीरो 2000 से थोड़ा बहुत एडवांस था। ये ओमनीबॉट 2000 हीरो 2000 करता था वो तो सब कार्य कर ही लेता था, इसके अलावा वो बच्चों का होमवर्क भी चेक कर सकता था। छोटे बच्चे जो चल भी नहीं सकते या थोड़ा बहुत चल भी लेते हैं उनकी देखभाल भी रख सकता था। और अगर रात में कोई चोर आ जाए या कोई डेंजर हो तो तुरंत पुलिस को ऑटोमेटिकली फोन भी लगा देता था। और ऐसे 19वीं सदी के एंड तक ही घरेलू कार्य कर सके ऐसे हीरो 2000 और ओमनीबॉट 2000 के अलावा कई सारी कंपनियों ने और कई सारे रोबोट्स भी बना लिए थे। लेकिन इन सभी रोबोट्स की उस समय एक कार्य मर्यादा थी और इस मर्यादा के चलते उनको बहुत ज्यादा प्रतिभाव नहीं मिला। मर्यादा ये थी कि ये सभी रोबोट्स फैक्ट्रियों में एक जैसा काम तो बखूबी कर सकते थे, लेकिन घरेलू या रोजमर्रा के जीवन में जब कार्य करना हो तो उसमें बहुत सारी बाधाएं और बहुत सारे चैलेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि घर में बहुत सारे काम को एक ही रोबोट को करना होता था और यहाँ पर क्योंकि इंसानों के साथ कार्य लेना होता था इसलिए टेक्नोलॉजी से ज्यादा रोबोट्स को इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती थी। और इंटेलिजेंस के अभाव के चलते ये रोबोट्स कंप्यूटराइज या जो दिखाया गया हो वो कार्य ठीक ठीक तरीके से तो कर लेते थे, लेकिन उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती थी क्योंकि ये सब रोबोट्स कंप्यूटर में लिखे प्रोग्राम के अनुसार ही अपना कार्य करते थे और इसमें अगर छोटी बड़ी भूल भी हो जाए तो उसका परिणाम बहुत भयंकर भी हो सकता था। जैसे कि ऐसे रोबोट्स जब कहा जाए कि टेबल से कप लेकर आओ तो ये जब रोबोट्स किचन में जाते थे और टेबल पर बहुत सारी चीजें देखते थे तो कप के अलावा उनके ही आकार जितने ग्लास को भी कभी कभी लेकर आते थे। हालांकि ये बहुत ही मामूली सी गलती है, लेकिन ऐसी बहुत सारी गलतियां रोबोट्स करते थे जिसके परिणाम बहुत घातक भी हो सकते थे। ऐसा एक उदाहरण दूं तो ब्रिटेन में साल 1980 के दशक में कई रेस्टोरेंट्स में रोबोट्स काम करते थे और ऐसे ही ब्रिटेन के एक एडिनबर्ग शहर में जो रोबोट एज अ वेटर काम कर रहा था वो आमतौर पर तो अपना काम पूरी निष्ठा से निभाता था। वो चाय और कॉफी लेके जाता था, पानी की बोतल देता था और विविध रेसिपीज की डिशेस भी कस्टमर्स को आराम से दे आता था। लेकिन एक रात इस रोबोट का दिमाग बिगड़ गया। उसने पानी के ग्लासेस को यहाँ वहाँ फर्श पर बिखेर दिया, फर्नीचर भी रफे दफे कर दिया और टेबल पर के कपड़े को खींचकर सभी डिशेस को नीचे गिरा दिया। और उसके बाद वो अपना ही संतुलन घुमाते हुए दूसरे एक कस्टमर पर गिर पड़ा और कुछ अनहोनी ना हो जाए इस डर से रेस्टोरेंट में से सभी कस्टमर बाहर निकल गए। और ऐसे घोटाले का सर्जन होने का कारण ये था कि उस वक्त रोबोट की बैटरी डाउन हो गई थी, जिसकी वजह से प्रोग्रामिंग के संदेशों का प्रॉपरली प्रोसेसिंग ही नहीं हो पाया था और इसलिए ये रोबोट ने तब मूवमेंट के कमांड्स को रॉन्ग इंटरप्रिटेट कर लिया था। और ऐसे में रोबोट और उसके कंप्यूटर के बीच के प्रोग्रामिंग के वार्तालाप में जब कोई खलेल उपस्थित हो तो ऐसी दुर्घटनाएं होना आम बात है और ये स्थिति कई दफा जोखिम कारक भी हो सकती है। वास्तव में रोबोट ने भेजे हुए संदेशों का किस हद तक पालन हुआ है उसका फीडबैक उसके कंप्यूटर को मिलना चाहिए और इन फीडबैक्स को देने के लिए रोबोट के पास स्पर्श, गंध, स्वाद, दृष्टि और स्वरण जैसी ज्ञानेंद्रियों में से कोई एक दो ज्ञानेंद्रियां तो होनी चाहिए जिससे उस रोबोट को ये पता चले कि वो खुद कर क्या रहा है।
अब उस जमाने में इन रोबोट्स के पास ऐसी कोई ज्ञानेंद्रियां थी नहीं। हालांकि वैज्ञानिकों ने गंध और स्वाद पर तो ज्यादा रिसर्च नहीं किए, लेकिन स्पर्श, दृष्टि और स्वरण पर बहुत सारे रिसर्च हुए। कई सारी अमेरिका की और जापान की रोबोटिक्स कंपनियों ने इस पर डिटेल में स्टडी की, क्योंकि जब तक रोबोट की इंद्रियां विकसित नहीं हो जाती, ये रोबोट ऐसी गलतियां करते ही रहते। और ऐसे में कंपनियों ने स्पर्श के ऊपर जो स्टडी किए, उसमें हम इंसानों के चेता तंत्र, ज्ञानेंद्रियों द्वारा जैसे दिमाग में संदेश भेजते हैं, वैसे रोबोट के पंजे बनाए गए जो प्रॉपरली सिंथेटिक और रबर के थे, जिसमें बहुत सारे सेंसेशन डाले गए। जो सेंसेशंस रोबोट के दिमाग को यानी कि उसकी कंप्यूटर चिप को ये बता देते थे कि चीज कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितनी हल्की है, कितनी भारी है, और हर एक चीज जिससे रोबोट किसी चीज को, मानो के कांच के किसी ग्लास को पकड़ता है, तो उसके दिमाग को यानी कि उसके कंप्यूटर को ये पता चल जाता है कि उस पंजे को किस हद तक दबाना है ताकि ग्लास छूट भी ना जाए और ज्यादा दबकर टूट भी ना जाए। ऐसे स्पर्श, दृष्टि और स्वरण पर नए नए संशोधन होते गए और रोबोट की एक नई आवृत्ति अवतरित हुई। ये अवतरित आवृत्ति 80 के दशक के हीरो 2000 और ओमनीबॉट 2000 से बहुत ही ज्यादा विकसित थी, जिसे साल 2002 में लॉन्च किया गया और लॉन्च करने वाली कंपनी जापान की होंडा थी। और जिस रोबोट को लॉन्च किया गया था उसका नाम था एसिमो। एसिमो के आने से रोबोटिक्स की दुनिया ही बदल गई थी। जापान ने रोबोटिक्स की दुनिया में एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया था और एसिमो एक ह्यूमनाइड रोबोट था, यानी कि उसका दिखावा ह्यूमन से काफी मिलता जुलता था। लेकिन अभी भी इस रोबोट को इतना हाईटेक नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि अभी भी एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी। जब इंसानों के साथ काम करना हो तो रोबोट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि उसे कई सारे निर्णय खुद लेने होते हैं, कंप्यूटर के कोड्स पर निर्धारित नहीं रह सकता है। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अभी भी खोट थी। हालांकि एसिमो रोबोट आराम से हिल डुल सकता था, कैमरा के माध्यम से उसकी आंखें भी थी, वो स्पर्श भी कर सकता था, उसके प्रॉपर पंजे भी थे और वो कुछ हद तक संवेदनाएं भी परख सकता था और इंसान की तरह वो कदम भर के चल भी सकता था और अपनी गर्दन को भी घुमा सकता था और गुड बाय या हेलो कह के हाथ भी मिला सकता था। इसके अलावा बाकी जो पिछले जनरेशन के सभी रोबोट्स जो काम करते थे, उससे कुछ हद तक ज्यादा काम होंडा कंपनी का जापानी एसिमो कर सकता था, जैसे कि घर की सफाई करनी, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डालना, कपड़े जब धुल गए हो तो उसे सुखाकर फोल्ड करके अलमारी में रख देना, खाने के टाइम में लोगों को खाना पिरोसना, लाइट बंद चालू करना या टेलीफोन रिसीव करना, ऐसे सभी काम ये रोबोट बखूबी करता था। एसिमो रोबोट की बैटरी भी बहुत अच्छी थी, वो घंटों तक अपनी सेवा दे सकता था और जब वो थक जाए यानी कि उसकी बैटरी खत्म हो जाए तो कहीं सॉकेट के पास जाकर खुद ही अपने आप को चार्ज करके अपना खाना खा लेता था। अब जैसे मैंने आगे बताया, एसिमो रोबोट एक ह्यूमनाइज रोबोट है, यानी कि घरेलू काम करने के लिए और इंसानों के बीच में जीने के लिए बनाया गया था और स्वाभाविक है कि इसके कारण उसकी बुद्धिमत्ता भी आम रोबोट से बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बुद्धिमत्ता की उस स्तर को पा लेने के बाद ही उसकी इंटेलिजेंस इंसानों की इंटेलिजेंस के साथ मेल बैठा सकती थी। इस रोबोट को जब बेचा जाता था तो वो अपने मालिक की और घर के सभी सभ्यों की अपने कैमरा के द्वारा यानी कि उसकी आंख के द्वारा उनके चेहरों की और बॉडी हाव भाव की पूरी मेमोरी कलेक्ट कर लेता था। उनकी आवाज भी सुनकर उसे भी अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेता था और वो ऐसे अपने मालिक को परख लेता था। और जैसे ही इस रोबोट के मालिक या घर का कोई प्रोग्राम्ड किया हुआ सदस्य उसे आदेश देते, वो अपना काम बखूबी निभा लेता। डेटा स्टोर किए गए सदस्यों के अलावा वो किसी की भी बात सुनता नहीं था, यानी कि किसी और के आदेश वो मानता नहीं था। हालांकि ये रोबोट काम करने के लिए ही बनाया था, ये किसी इंसान पर वार नहीं कर सकता था, यहाँ तक कि अपना मालिक कहे तो भी नहीं। इतनी सारी खूबियां होने के बाद भी इंटेलिजेंस के साथ होंडा कंपनी के इस एसिमो रोबोट का नाता अभी भी बहुत दूर था और इसीलिए होंडा कंपनी के वैज्ञानिक या उसके निष्णात इस रोबोट को और ज्यादा इंटेलेक्चुअल एंड इंटेलिजेंस बनाने की मुहिम में जुड़े हुए हैं और एआई के माध्यम से इसे और ह्यूमनाइज बनाया जा रहा है और जब ये काम पूरा हो जाएगा इसे वैश्विक तौर पर बेचा जाएगा। वही दूसरी ओर यूरोप और अमेरिका की कंपनी के कई सारे रोबोट होंडा की एसिमो से भले ही थोड़े कम इंटेलेक्चुअल हो,
लेकिन वो अमेरिका और यूरोप में आज विकलांगों की सेवा कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप में एक रोमियो मॉडल का रोबोट है जो बहुत सारे विकलांगों की बहुत ही निष्ठापूर्ण सेवा करता है। उसे इसी के लिए बनाया गया है। वो व्हील चेयर भी बहुत ही आराम से पुश कर सकता है। वो चलने में दिक्कत वाले व्यक्ति को हाथ पकड़कर चलवा भी सकता है और खाना गर्म करके बना के उसके मालिक को आराम से दे भी सकता है। रोमियो का सर्जन करने वाले फ्रेंच कंट्री के जो निष्णात है वो उसके हाथ में संदेशों को भरकर आज उसे अपग्रेड कर रहे हैं। रोमियो नाम का यह ह्यूमनाइज्ड रोबोट हाइट में करीब 4 फीट 6 इंच का और वजन में करीब 36 किलो का होता है और उसकी कीमत दोस्तों $3 लाख है। जी हाँ, इतने में तो अमेरिका और यूरोप में बड़े बड़े घर आ जाते हैं और करीब इतनी ही कीमत के और कई रोबोट्स का और कई देशों में आगमन हो रहा है। और जापानीज कंपनी के ऑस्मो की बात करें तो उसकी कीमत तो इससे भी बहुत ज्यादा है। इंडियन करेंसी में इन सभी रोबोट्स की कीमत देखे तो करीब 2.5-3 करोड़ से 5, 7 या 8 करोड़ तक है। और स्वाभाविक है कि इतनी हाई प्राइस पे करके ये रोबोट्स आज की दुनिया में भी आम घरों में तो देखने को नहीं मिल सकते हैं। और इसे ध्यान में रखते हुए कंपनियों ने कुछ सस्ते रोबोट्स भी निकाले हैं जो आम लोगों के बजट में आते हैं और ऐसे रोबोट्स को कई सारे लोगों ने खरीदे भी है। जैसे कि एक वैक्यूम क्लीनर रोबोट आता है, करीब 50,000 से अच्छी कंपनी का लो तो 70-80 हजार का आता है और ये रोबोट कॉर्पोरेट और घरेलू फर्श की साफ सफाई बेस्ट तरीके से करता है और ये वेट और ड्राई सभी टाइप की डस्ट को साफ कर सकता है। इसे बस ऑन करके छोड़ दो और वो पूरा घर साफ कर देगा और वो अपनी सिस्टम में पूरे घर का एक मैप भी बना देता है। इसके अलावा गार्डनिंग के लिए, ग्रास की कटिंग के लिए या पेड़ों को पानी पिलाने तक के लिए बहुत सारे किफायती रोबोट्स आज मार्केट में अवेलेबल है, जिसे अगर डेट्स और टाइम दे दिया जाए तो वो निर्धारित समय पर अपना काम शुरू कर देते हैं। हालांकि दोस्तों ये तो हुई आम बजट में आने वाले रोबोट्स की बात, लेकिन आज के युग में जो हाईटेक और हाई इंटेलिजेंस रोबोट है वो भी भविष्य में आम लोगों की पहुंच से बाहर रहने वाले नहीं है। और ऐसे रोबोट्स जब आम इंसानों के बीच आएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा विकसित होगी तो उस परिस्थिति में वो किस हद तक इंसानी मदद कर सकते हैं, उनसे क्या फायदा या क्या नुकसान होगा और क्या वो हमारे साथ आम जिंदगी जी पाएंगे या फिर क्या वो इंसानियत को ही खत्म कर देंगे, इसकी चर्चा हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। तो मैं हूँ हितेश गिरी गोसाई, आप है हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर, और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बिकॉज नॉलेज इज एवरीथिंग। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। वंडरफुल डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।